देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस समय फ्रीडम स्ट्रगल का जो फेज़ है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो है दैट इज़ द अकाली मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन के साथ साथ ही ये चली थी। अकाली मूवमेंट को जब हम टारगेट करते हैं तो हमें सिख सोसाइटी के अंदर जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आए हैं उन्हें समझना जरूरी है अकाली मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें हम आज के लेक्चर में 3 मूवमेंट्स कवर करेंगे। नामधारी मूवमेंट अंडर द राम सिंह कूका, इसके बाद सिंह सभा मूवमेंट और उसके बाद अकाली मूवमेंट का भी एक एस्पेक्ट इसमें रहेगा। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अकाली मूवमेंट आपको तभी समझ आएगी अगर आप सिख समाज में व्याप्त वो सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन समझेंगे जिसकी सिख समाज को ज़रूरत थी। इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें डेडिकेटेड फोकस अकाली मूवमेंट के ऊपर रहेगा। तो आज हम वाइंड अप करेंगे पार्ट 1 द अकाली मूवमेंट, और इसमें हम शुरुआत करते हैं द नामधारी मूवमेंट दैट इज़ द राम सिंह कूका मूवमेंट। ओके, पंजाब का जिक्र करने जा रहा हूँ अब मैं। देखिए इसमें कुछ डिस्प्यूट रहते हैं अलग अलग सेगमेंट के द्वारा। कुछ लोग बाबा बालक सिंह को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग भगत जवाहर मल को इम्पोर्टेंस देंगे। ये दो नाम इम्पोर्टेंट हो। सीक्वेंस क्या कहता है कि इन द लेट 18th सेंचुरी 1790s के अराउंड भगत जवाहर मल मैं कर रहा हूँ कूका मूवमेंट। भगत जवाहर मल के द्वारा सिख रिलीजन को इम्प्रोवाइज़ करने का प्रयास किया गया। क्या किया गया कि जो भी अगर किसी तरह की कोई कुरीतियाँ उसमें इनकलकेट हो चुकी हैं उसका रिवाइवल होना ज़रूरी है, तो रिवाइवल किया जाए। इस मूवमेंट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई। धीरे धीरे भगत जवाहर मल का प्रोसेस आगे बढ़ा, बालक सिंह उनके साथ जुड़े, प्रोसेस और आगे बढ़ा तो राम सिंह जुड़े। राम सिंह भगत जवाहर मल से भी पर्सनली मिलते रहते थे और बालक सिंह जी से भी पर्सनली मिलते रहते थे। और राम सिंह महाराजा रणजीत सिंह के पुत्रों में नौनिहाल सिंह की सेना में काम करते थे, सोल्जर थे। लेकिन जब सिख हारे हैं अंग्रेज़ों से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान 1844-45 में, तब राम सिंह ने सेना छोड़ दी थी। अब राम सिंह इधर से एक सोल्जर भी हैं और राम सिंह का रेगुलर डीलिंग और मीटिंग चलती थी जब भगत जवाहर मल और बालक सिंह के साथ। तो एक इन्फ्लुएंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग था उनके ऊपर, इनका रिलीजियस इन्फ्लुएंस। ऐसे में सेना छोड़ी है और बर्दाश्त नहीं है किसी विदेशी का शासन, क्योंकि अब शासन होगा अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेजी रूल बर्दाश्त नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन बर्दाश्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगत जवाहर मल, बालक सिंह और सबसे आगे निकले राम सिंह का ये इंटरप्रिटेशन था कि शासन कोई कर रहा है वो अलग बात है, समाज अंदर से खोखला हो रखा है, हमारी सोसाइटी अंदर से बर्बाद है। महाराजा रणजीत सिंह का वो चेरिश्ड एम्पायर आज ना ख़त्म होता अगर कोर्ट पॉलिटिक्स इस तरह रैम्पेंट ना होती, अगर हम इतने डिवाइडेड ना होते, अगर हमारी जमात, हमारी कम्युनिटी एक साथ होती। और ये सब क्यों हुआ है? कई इन्फ्लुएंसेस आ गए हम पर, कई तरह की भक्ति करनी शुरू कर दी, कई तरह की पूजा पद्धतियाँ, कई तरह के सिस्टम, इन सबको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ये उनका कहना था। और मैं आपको क्लियर कर दूं, 1857 लुधियाना से 7 किलोमीटर दूर पैणी, बाबा राम सिंह वहीं से बिलोंग करते हैं, तो पैणी में उन्होंने वैसाखी के दिन एक नया सेक्ट क्रिएट किया है जो है हम नामधारी सेक्ट कहते हैं। तो नामधारी बिलोंग करते हैं कूका मूवमेंट। तो कूका मूवमेंट बने नामधारी मूवमेंट, अगर आपको कभी पूछा जाए, ठीक है। क्यों इनको इस तरह से पुकारा गया, क्यों कहा गया? उसमें ये कहा गया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी रिचुअल्स, जितने भी राइट्स, जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ सिखिज़म में आ गई है, सब बैन, ओनली वन थिंग, नाम जपना, बस नाम जपना। तो नाम जपने वाले नाम को जो धारण करते हैं नामधारी, और कुछ धारण नहीं करते। ये कोई प्रपंच, कोई रिचुअल, कोई राइट्स, रीति नीति परफॉर्म नहीं करते, नाम धारते। अब नाम धारने की प्रक्रिया में ये नाम धारण जब करते हैं वाहेगुरु वाहेगुरु, तो ये इतने इमोशनल हो जाते हैं, कई बार इतने स्क्रीम करने लगते हैं, रोने लगते हैं, इतने लाउड हो जाते हैं, कई आस्पेक्ट में तो पगड़ी हाथ में लेते हैं, हवा बाल हवा में लहराते हुए भी ये प्रक्रिया चलती है, वाहेगुरु वाहेगुरु। तो इसलिए इतना स्क्रीम करते हैं, इतना शाउट है, इसको कहते हैं, रोने को कहते हैं कूकना, इतना ज़ोर से तो कूकते हैं जो वो कूके हैं। तो राम सिंह कुक्का भी इनका नाम था, एक राम सिंह कुक्का भी इनका नाम था, ठीक है। और भगत जवाहर मल को हम सियाई साहब भी कहते हैं, सियाई साहब भी कहते हैं, ये भी नाम आपको याद रखना।
तो अब राम सिंह कूका हो गए, ये मूवमेंट हो गई। रिफॉर्म करने के लिए पूरा का पूरा कोड आया, कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या जारी किया गया? सामाजिक तौर पर सुधार करने होंगे। तो कूका मूवमेंट का सोशल कंट्रीब्यूशन क्या रहा? सोशल कंट्रीब्यूशन रहा कि फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होगा, चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, विडो का रीमैरिज होगा, इंटरकास्ट मैरिज होगी, क्योंकि ये वुमेन को बहुत सपोर्ट करते थे। और 1863 में नामधारियों के द्वारा पहली इंटरकास्ट मैरिज कास्ट हिंदू और कास्ट सिख में करवाई गई। तो इंटरकास्ट मैरिजेस को ये प्रेफर करते थे। आज भी ये सिलसिला चलता है। इसके अलावा कोई सोडी, कोई बेदी, कोई महंत पूजा नहीं जाएगा, सिर्फ एक गुरु गोबिंद सिंह। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह की रिजीम के बाद मैं आपको बता दूं, ये वो पेस चल रहा था जब सोडी, बेदी, महंत पूजे जाने लगे थे। तो सोडी, बेदी, महंत यही तो वो कुरीतियाँ जो आ गई थी सिखिज्म में, ये मना किया। कोई ग्रंथ नहीं फॉलो होगा एक्सेप्ट आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, लास्ट गुरु गुरु ग्रंथ साहब, और फिजिकल गुरु जो हमारे रहे हैं वो गुरु गोबिंद सिंह। तो कोई फिजिकल गुरु पूजा नहीं जाएगा। यहाँ से डिफरेंट हो जाते हैं निरंकारी, उनमें ये डिफरेंस आ जाता है। नामधारियों का ये फ़र्क हो जाता है। किसी तरह का दाज दहेज डॉरी नहीं होगा, किसी तरह का रिचुअल नहीं होगा। और ये अग्नि में फायर आल्टर के अराउंड मैरिज करते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। इनका अपना गुरुद्वारा सिस्टम होता है, इनका अपना श्राइन, अपना रख रखाव होता है, इनकी अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं। और मैरिज एक्सेप्ट 13 रुपीज़ नहीं होगी, 13 रुपये में ब्याह होगा, तो 13 रुपीज़ में मैरिज करने का कंसेप्ट है। कुछ नहीं पहनोगे तुम, सिंपल हैंड स्पन वाइट क्लॉथ फुल, जो आप देखेंगे यहाँ से टाइट, नीचे से चोले की तरह पजामे कुर्ते, चुस्त पजामियाँ, और इनकी बहुत यूनिक हेड गियर, पगड़ी, टर्बन बहुत यूनिक इनका रहता है, वही नामधारी। तो इस तरह के आप हैंड स्पन ये क्लॉथ पहनोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मंदिर, टेम्पल, हिंदू श्राइन्स, इनका मानना था कि वो एक्सटॉर्शन के अड्डे हैं, लूटा जाता है लोगों को, ऑप्रेस किया जाता है। हमारा कर्तव्य बनता है अटैक करना, मुक्त कराना लोगों को इन कुरीतियों से। तो मंदिर, देवी द्वार, शिव द्वार, विष्णु द्वार, ब्रह्म द्वार और मंदिर सब कंडेम, कोई पूजा नहीं जाएगा। और उल्टा ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड, मुक्त कराओ लोगों को, कुरीतियों से मुक्त करो। ये कुरीतियों के लेवल पर काम चल रहा है। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी ना, तो उस लेवल की परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो सिचुएशन उन्होंने बताई। अब इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इनका कि दावा करने लगे नामधारी कि ये गुरु नानक के सक्सेसर हैं। इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि कहा गया कि इन्होंने एक नई पोथी बना ली नामधारियों ने, और बोला गया कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी के समय की पोथी है। और इस पोथी में लिखा था, गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट है कि एक राम सिंह आएगा, माने रिडीमर का कंसेप्ट आ गया सिखिज्म में, जबकि सिखिज्म में रिडीमर का कंसेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता, कि एक राम सिंह आएंगे, ऐसा बोला गया। दोनों ही चीज़ों को राम सिंह को पकड़ा 1872 में, कल पकड़ के रंगून भेज दिया अंग्रेजों ने, एग्जाइल। रंगून में ही इनका देहांत हुआ है। राम सिंह ने वहाँ से फरमान जारी किया, दोनों बातें झूठ है, ना तो मैं गुरु नानक का सक्सेसर हूँ और ना ही ऐसा कोई कहीं लिखा है कि एक राम सिंह आएगा। तो उन्होंने दोनों बातों का खंडन किया है। ये उनकी पर्सनैलिटी थी। आई बात समझ में? राम सिंह ने प्रॉपर मूवमेंट चलाई। गांधी जी तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन, 1919 में, 1931 में सिविल डिसओबीडियंस करेंगे। सिखों ने कूका मूवमेंट में ये 50 साल पहले कर दिया। क्या किया? राम सिंह के द्वारा मूवमेंट की गई कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म करना है, वी नीड टू डिनाई देम, मना करना है। उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई नहीं जाएगा, ख़त्म करो। उनकी लॉ जुडिशल सर्विसेज, उनके जस्टिस सिस्टम से कोई जस्टिस नहीं लेगा, ख़त्म करो। किसी तरह का ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल कोई नहीं पहनेगा, हैंड स्पन खादी, हैंड स्पन कुर्ता, कॉटन, एंड दैट टू ऑफ वाइट कलर, कोई प्रपंच नहीं, कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें आप रखेंगे तो उनका सिविल डिसओबीडियंस करना, उनको उनके टैक्सेस को डिनाई करना, उनके रूल एंड रेगुलेशन को डिनाई करना। और इनके फॉलोअर में बहुत सारे पुलिस, सिविल सर्वेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स थे जो सीक्रेटली इनके फॉलोअर बने हुए थे, जो बताते नहीं थे अपनी सरकारों को और इन्हें भी नहीं बताते थे, लेकिन इनके फॉलोअर थे। सबको आह्वान किया कि नौकरियाँ छोड़ दो, सिविल सर्विसेज छोड़ो, पुलिस छोड़ो, मिलिट्री छोड़ो, सब छोड़ो, वापस आओ,
यहाँ पर बैठ करके अपना सिस्टम हमें स्टार्ट करना है। ये सारे कंसेप्ट इनके द्वारा इसलिए कहा गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो इन्होंने बहुत पहले चला दिया था, और यही कारण है कि ये कूका मूवमेंट जब गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन चलाई जाएगी, बढ़ चढ़ करके कूके साथ देंगे। और पंजाब में कूका मूवमेंट, पंजाब में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहीं भी फेल हुई हो, पंजाब में बहुत सक्सेसफुल हुई थी, क्योंकि पहले से ही प्रिडोमिनेंस था कूका का, नामधारियों का। बहुत विजनरी पर्सन के तौर पे अंग्रेज़ों की जान क्यों सूखती थी इन्हें देख के। नेपाल, भूटान, कश्मीर, तीनों रियासतों के साथ सेटिंग कर ली थी राम सिंह कूका ने, और रानी झांसी के साथ सीधे लेटर्स एक्सचेंज हो रहे थे 1857 में उनके। रशिया के साथ लेटर्स एक्सचेंज हो रहे थे कि आपको आना है और ओवर पावर करना है, इनको ख़त्म करना है अंग्रेज़ों को। तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिकल रिलेशंस फॉर्म हो रहे थे, ऐसा अंग्रेज सस्पिशियस करते थे। और रानी झांसी के साथ अदर 1857 के विद्रोहियों के साथ इनके संबंध थे, ऐसा कहा जाता था। सारी पहाड़ी रियासतों को ये लामबंद कर रहे थे, एक साथ जोड़ रहे थे कि इन्हें एक बार में खदेड़ फेंकना है। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब होने ये लगा कि राम सिंह कूका के द्वारा एक कंसेप्ट बहुत फॉलो किया गया, टोटल नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के तहत अहिंसा में जीव जंतुओं का वध नहीं करना, तो काऊ स्लॉटर नहीं होना चाहिए। अब जब काऊ स्लॉटर नहीं होना चाहिए तो 1871 में मीटिंग होल्ड कराई गई फिरोज़पुर के पास, और उस मीटिंग के दौरान, मीटिंग चल रही है लेकिन मीटिंग के दौरान ही सारे फॉलोअर दो खेमों में बट गए। एक ग्रुप बहुत एक्साइटेड है, बहुत उग्र है, खबर मिली यहाँ पे बुच्चड़ खाने बहुत हैं, और जाके बुच्चड़ खाने में जाके बुच्चड़ों को मारना शुरू कर दिया। बुच्चड़ मारे भी गए। बुच्चड़ों को मारने के आरोप में पुलिस आई रोकने, पुलिस धज्जियाँ उड़ा करके रख दी। सिस्टम इतना एग्जैजरेट हो गया कि थाने, एमोनेशंस, आर्म्स, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट सबकी धज्जियाँ उड़ा दी, और फिर सरकार ने रिलीज़ की अपनी मेन पुलिस। ऐसे में राम सिंह कूका कहते रहे कि मेरा नाम लेकर के नाम लेकर के ख़राब कर रहे हैं लोग, मैं उस चीज़ के समर्थन में नहीं हूँ। अहिंसा का मैं विरोध करता हूँ, इस तरह से मारने के भी मैं समर्थन में नहीं हूँ। गऊ हत्या के हम विरोधी हैं, लेकिन मुद्दे की बात गऊ हत्या के नाम पे लोगों को मारने का भी मैं विरोध करता हूँ, इस चीज़ का भी। लेकिन बहाना चाहिए था अंग्रेज़ों को। 1872 में उन्होंने उठा लिया और सीधा रंगून एग्जाइल कर दिया, वहाँ पर सिस्टम ख़त्म हो गया। उसके बाद हरी सिंह आए, राम सिंह के बाद हरी सिंह आए, फिर इस तरह से सिस्टम आगे चलता रहा और ये वैनिश हो गई प्रोसेस। इन्हें आज की डेट में नामधारियों में बहुत माना जाता है, इन्हें सतगुरु राम सिंह के तौर पर जाना जाता है। और भैनी साहब बहुत फेमस प्लेस है, लोकेशन है, लोग रेगुलरली वहाँ पर जाते हैं। बैसाखी एक इम्पॉर्टेंट तौर पर सेलिब्रेट की जाती है वहाँ पर। यह है राम सिंह मूवमेंट, जिसने देखिए आप, जिसने वैमनस्य ख़त्म करने का प्रयास किया है, जीव हत्या नहीं करना, काऊ स्लॉटर नहीं करना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और हिंदुओं में इसका सेंटीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो हिंदू सिख यूनिटी को इम्प्रूव करने का ये एक ज़रिया था। क्योंकि एक लेवल पर आप जब टेंपल की बात कर रहे हैं, देवी द्रावार की श्राइन की बात कर रहे हैं, उनमें जाने की मनाही कर रहे हैं, तो आपका एक बेस उस लेवल पे रिड्यूस हो रहा है। लेकिन मुद्दे की बात है कि मूवमेंट वीक कहाँ पे पड़ी। देखिए मूवमेंट, जब भी आप मूवमेंट को इस तरह के कमांडमेंट्स के दायरे में लेकर के आते हैं ना, तो आप यहाँ तक फिर ये डिफरेंस, वो लाइन क्रिएट नहीं कर पाते कि उसके बाहर निकल के कब आप वायलेंस में चले जाएंगे और कब नहीं। अब आपने गऊ हत्या बंद कराया तो बुच्चड़ मारने शुरू कर दिए, हत्या वहाँ पे शुरू होनी। फिर दूसरी बात, कब आप लोगों को कुरीतियों से दूर करते करते उनमें हेट्रेड पैदा कर दें, ये नहीं डिसाइड कर पाते आप। आपने देवी द्वार, विष्णु द्वार, मंदिर जाना बंद किया क्योंकि वहाँ पे एक्सटॉर्शंस मान लीजिए हो रहे हैं किसी एक रीजन में। और दूसरी बात, आपने कहा कि भाई किसी तरह के भी ये रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, ये सब आपको नहीं फॉलो करने। अब लोग अपने आप को डिस्टेंस ही करते गए एक पूरी कम्युनिटी से ही, पूरा का पूरा डिस्टेंस क्रिएट हो गया हिंदू कम्युनिटी से, डिस्टेंस क्रिएट हो गया सिखों में ही जो रिलीजियस, जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं उस कम्युनिटी से। फिर कितना बड़ा से जो बेदी हैं, जो सोडी हैं, जो मानता है, वो पूरा फैक्शन जाता रहा। तो कुल मिलाकर के बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। यहाँ पर आपने देखा कि डे बाय डे डिग्रेड हो गई वो चीज़। आई बात समझ में? यहाँ पे फिर डिफरेंस आ गया। जब सिख गुरुज की बात करते थे तो उन्होंने कंडीशन सोसाइटी के अकॉर्डिंग बोला कि बिहेवियर रहेगा। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, मानस की जात एके पहचान्यो अख्तर। चलो मौका देखते हुए देखना कैसे लीड करना है, बस नियम पे चलना। ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट है, कर्म करो तो वंड के शक्को, चलो आगे बढ़ो। तो वो सिस्टम फिर चल रहा है। आई बात समझ में? तो ये रिवाइवल रिफॉर्म के तौर पर चली, क्योंकि शुरुआत में अपने ही भीतर रिवाइव करना था, अपने ही आपको इम्प्रूव करना था। लेकिन बाद में अब शासक अंग्रेज हैं तो उनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी थी। तो ये भी एक तरह का पॉलिटिक और रिलीजियस मूवमेंट आपने देखने को मिला।
सिंह सभा मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मूवमेंट शुरू कब हुई है? तो मूवमेंट शुरू हुई है 1 अक्टूबर 1873। 1 अक्टूबर 1873 शुरू हुई है। किनके द्वारा शुरू की गई है? पहला ठाकुर सिंह संधावालिया। एज इट इज नाम पूछे जाते हैं, बहुत एमसीक्यू आते हैं इसमें से, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। ठाकुर सिंह संधावालिया। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कंवर बिक्रम सिंह। थर्ड पाइखेम सिंह बेदी, direct descendant of the Guru Nanak Dev from the lineage. And the fourth from the Guru Amritsar, Gyani Gyan Singh. Kamar Bikram Singh from Kapurthala रियासत. So ठाकुर सिंह संधावालिया, कंवर बिक्रम सिंह, भाई खेम सिंह बेदी एंड ज्ञानी ज्ञान सिंह। इनके प्रयासों से सिंह सभा मूवमेंट का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1873। गठन क्यों हुआ समझना बहुत आवश्यक है। चलिए कहानियों को समझते हैं। देखिए कहानी सुनाता हूं पहले से, उसको समझिए। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि सिंह सभा मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सिख रिलीजन को उसकी प्रिस्टाइन स्टेट वापस लौटाना था। ओके, सिख रिलीजन को इसकी प्रिस्टाइन स्टेट तक वापस ले जाना चाहते थे। पहली बात, वर्ड आता है प्रिस्टाइन, मतलब कि एकदम शुद्धता की ओर वापस ले जाना चाहते थे। ऐसा क्या हो गया जिससे सिख रिलीजन की स्टेट प्रिस्टाइन नहीं रही थी? आइए समझते हैं। देखिए, इस समय गुरुद्वारास की कस्टडी महंतास के पास थी। ये कैसे हो गया? जबकि जब हम बात करते हैं दरबार साहिब की, तो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा उस समय जो कस्टडी दी गई थी वो दी गई थी भाई बुड्ढा सिंह जी को। वो पहले ग्रंथी कहलाए हैं, हेड ग्रंथी भी रहे हैं तख्त श्री दरबार साहिब जी के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब अगर हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो महंताज आ गए, ग्रंथीज चले गए, प्रीस्टली क्लास चली गई और एक न्यू क्लास एंड हो गई। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा महंतास कहाँ से आए, महंत कौन थे। देखिए, अगर हम सिख धर्म की बात करें तो सबसे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, उनके 2 पुत्र हुआ करते थे, बाबा श्री चंद और बाबा श्री लक्ष्मी चंद। बाबा श्री चंद जो हुआ करते थे, इन्होंने उदासी संप्रदाय की नींव रखी। उदासी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आज जब आप पढ़ेंगे तो आपको उदासीन वर्ड देखने को मिलेगा। मतलब उदासी है, क्या होते हैं ये? वर्ल्डली अफेयर से, मोह माया से पूरी तरह से उदास हो जाना, उदासी ले लेना। आपको याद होगा गुरु नानक देव जी ने भी उदासियाँ की हैं। वो उदासियाँ ऐसी नहीं हैं, वो उदासियाँ ये हैं कि आप अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ से जरा बाहर आए हैं और सामाजिक कारणों को अध्ययन कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो आप उस समय के लिए अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस हटा करके, उदास होकर के पूरे विश्व भर को समझने का, दुनिया को समझने का, उनकी पीड़ाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी उदासियाँ हैं, जबकि उन्होंने भ्रमण किया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये उदासियाँ अलग हैं। ये वर्ल्डली अफेयर, मोह माया, इन चीज़ों को त्यागना है। इनकी अगर बात करें तो आउटलुक वाइज आपको लगभग नागा साधुओं की तरह, अघोरियों की तरह नजर आएंगे। इनकी भी केश जटाएं होती हैं बहुत ज़बरदस्त। अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएं तो धर्मशाला में आपको कंडी विलेज के पास अघंजर महादेव का मंदिर मिलेगा। अघंजर महादेव का मंदिर खास मंदिर है क्योंकि वहाँ पर आपको उदासीय मिलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होता है, खांसने बंद करो बेटे, गलों में कुछ डालना है क्या? उदासीय संप्रदाय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको खास चीज़ दिखेगी, शिव की पूजा भी हो जाएगी, आइडल वर्शिप भी हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब को भी मानते हैं लेकिन आइडल वर्शिप भी होती है। टेम्पल रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि सिखिज़म में नहीं होता। सिखिज़म में आइडल वर्शिप नहीं होती। फिर फायर आल्टर्स जलते दिखेंगे आपको हमेशा। ऐसा कहा जाता है कि जो बाबा श्री चंद हैं, उनकी जो एशेज़ हैं, जैसे बुद्धिज़्म में कंसेप्ट है चैत्य बनाने का, तो उनकी जो एशेज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई अलग अलग एरिया में, भारत भर में, नेपाल तक भी गई हैं ये। और ऐसे में वो एशेज़ से जो एक राख है, उससे जो अग्नि कुंड जलाए गए हैं वो अभी तक जल रहे हैं। अमृतत्व का प्रमाण है ये। तो आप जब भी उदासी संप्रदाय में जाएंगे आपको वहाँ पे एक अग्नि कुंड दिखेगा और उसके आसपास बैठ करके वो पद्धति करते होंगे। वो एक तरह से अमृतत्व का ही कंसेप्ट है कि वो चलते चले जा रहे हैं।
अब इस तरह से उदासी बनते चले गए। इनकी खास निशानी होती है कि अघोरियों से अलग कैसे कर सकते हैं, नागाओं से कैसे अलग होते हैं। ये लायन क्लॉथ से ज़्यादा क्लॉथ पहनते हैं, और दूसरी बात ये गान में आधा चंद्र पहनते हैं। ये बात आप याद रखना, इससे इनकी निशानी तय हो जाती है। अब हम आगे समझते हैं इनके बारे में। समय आगे बढ़ता चला गया। उदासी संप्रदाय, बाबा श्री चंद के फॉलोअर्स और सिख गुरुओं के बीच में बातचीत थी, मेल मिलाप था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर आप पंजाब के पठानकोट में जाएं तो पठानकोट में आपको मिलेगा गुरुद्वारा श्री बाठ साहब। बाठ साहब गुरुद्वारे का मतलब क्या है, वहाँ पर बाबा श्री चंद ने 62 साल तपस्या की है, इसलिए उसका नाम है बाठ साहब। अब वहाँ पर अगर आप कहें तो ऐसा कहा जाता है, कहानी प्रचलित है कि गुरु अर्जुन देव जी जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई तो उसे एक बार दिखलाने के लिए बाठ साहब लेकर के गए। वहाँ पर बाबा श्री चंद जी मेडिटेशन में थे, तो गुरु अर्जुन देव जी ने बाहर खड़े होकर के उनका वेट किया है काफ़ी लंबे समय तक। तो वहाँ पे वो स्थान भी बना हुआ है जहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी ने उनका वेट किया, वो भी ध्यान करने लगे। ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इनमें नज़र आती है हमेशा से। उस बेसिस पर अगर हम बात करें तो महंताज और गुरु उदासीन और गुरुज के बीच में एक संपर्क था, इनके फॉलोअर के बीच में भी संपर्क था। समय आगे बढ़ा। आप सब जानते हैं कि लंबी स्ट्रगल चली गुरु गोविंद सिंह जी और मुग़लों के बीच में। तो जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी मुग़लों से युद्ध लड़ रहे थे, ऐसे में एक स्टेज आई जब गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण की तरफ बढ़े, और ऐसा माना गया कि वो औरंगज़ेब से मिलने के लिए गए थे। जब वो दक्षिण की तरफ गए तो उत्तर भारत का, चाहे वो आनंदपुर साहिब है, चाहे वो अदर गुरुद्वाराज हैं, उनका कार्यभार सिख कौम के द्वारा महंतों को कस्टडी सौंप दी गई कि आप गुरुद्वारों को मैनेज करिए। कारण क्या है, क्योंकि मुग़लों की सीधी नज़र सिखों पर थी और वो गुरुद्वारा कैप्चर करना चाहते थे। इसलिए एक तो वो नज़र बचानी है और गुरुद्वारों पर किसी तरह के अटैक ना हो मुग़लों के, इसके लिए महंतास को कस्टडी दी गई। और महंता गुड फेथ में थे तो वो मेंटेन करके रखेंगे। महंत कस्टडी में यहाँ से आए, तो गुरुद्वारे की सीन में महंत कहाँ से ऐड हुए आपको पता लग गया, ये उदासी संप्रदाय वाले महंत हैं। सिस्टम चलता रहा। सिख धर्म में एक खास चीज़ है कि जो ऑफरिंग्स आती हैं गुरुद्वारे में, वो जो उस गुरुद्वारे का जो प्रीस्ट है, जो कस्टडियन है, वो ऑफरिंग्स उसकी नहीं होती। जो भी भोग चढ़ता है, जो भी सामग्री चढ़ती, जो भी पेटां चढ़ती है, वो उसकी नहीं होती। वो गुरुद्वारे के रखरखाव के लिए होती है। वो संगत जो आती है उसके लंगर के लिए होती है। संगत के आराम, ठहराव, रखरखाव और शिक्षा और बाकी चीज़ों के लिए होती है। नए निर्माण कार्यों के लिए होती है। लेकिन इन महंतों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जितना भी